चुनाव होने हैं सभी के। आप देखिए तारीख घोषित कर दी है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सामने आए और उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे, यानी कि 20 नवंबर को वहां पर मतदान होगा। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे, वहां पर 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में मतदान होगा। और उसके अलावा जो 48 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव होना है वहां पर 20 नवंबर को मतदान होगा और सभी के नतीजे, देश भर में जो नतीजे आएंगे वो 23 नवंबर को देश के सामने आएंगे। यानी कि महाराष्ट्र, झारखंड समेत जो 48 जो उपचुनाव होने हैं उनकी तकदीर 23 तारीख को तय हो जाएगी। इस बीच एक पेश ये भी है जो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का जो दस्तावेज है उसमें उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में होने हैं उसमें बताया जा रहा है कि 9 सीटों का ही ऐलान किया गया है। एक सीट उसमें छूट गई है, तो वो छूटने का कारण क्या है वो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 में से आखिर 9 ही सीटें यूपी के उपचुनाव घोषित क्यों की गई हैं। इस पर जब हमें पुख्ता जानकारी मिलेगी तब हम साझा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी हमारे तक है 9 सीटों का ही जिक्र है और मिल्कीपुर, जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है उसका जिक्र उसमें नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण है हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात करेंगे विस्तार से इस पूरा जो तारीखें आई हैं। और महाराष्ट्र बड़ा चुनाव है, झारखंड बड़ा चुनाव है, 48 जगहों पे उपचुनाव है। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हैं, पंकज जी, पुष्कर जी और कुबूल जी। तीनों लोग का बहुत स्वागत है। तारीखें आ गई हैं, अभी देखा हमने हरियाणा के चुनाव हुए उसके नतीजे सामने आए, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए उसके नतीजे सामने आए और अब 2 बड़े चुनाव फिर हमारे सामने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के। पंकज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड, जब से हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए तब से तमाम लोग कयास लगाने लगे कि इनका क्या असर होगा महाराष्ट्र पर, झारखंड पर। और अब जब तारीखें सामने आ गई हैं तो जाहिर सी बात है कि अब इन पर चर्चा और ज़ोर से शुरू हो जाएगी। आज की तारीख में आप महाराष्ट्र और झारखंड में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप उपचुनाव की बात करें या चुनाव की बात करें, ठीक है, तो आप ये माने कि लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन है। ये अगर आप झारखंड में देखें तो मेजर पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो मेजर पार्टी में एक टसल है कि भाई उद्धव सेना मेजर पार्टी है या कांग्रेस मेजर पार्टी है। लेकिन कांग्रेस की हैसियत महाराष्ट्र में बढ़ी है, ये बात साफ दिखाई पड़ता है जी। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का बड़ा स्टेक महाराष्ट्र में है, लेकिन कांग्रेस का छोटा स्टेक झारखंड में है। झारखंड में कांग्रेस इस बात से जूझ रही है कि अभी तक वो तय नहीं कर पाई है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप जी। बात करिए वहां के अलायंस से, वो कहते रहेंगे कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी जाएगी ये बिल्कुल तय नहीं है, और ये कब तय होगा इसका कुछ पता नहीं है। जी। तो जहां तक आपका सवाल है कि हरियाणा के रिजल्ट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वोटर्स पे क्या पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद बताया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं पे बहुत पड़ेगा। इस बात को आप जान लीजिए, जी। कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा होगा। मनोबल अगर ऊंचा, बीजेपी जैसी पार्टी का अगर संगठन एक्टिव दिखाई पड़ता है तो उसका रिजल्ट पे भारी असर पड़ता है, क्योंकि बीजेपी में संगठन के लोग जो है मतदाताओं को बूथ तक लाते हैं। और आपको जी। पता है कि पन्ना प्रमुख वाली बात आपको बीजेपी में दिखाई पड़ती है, जिसको बहुत हद तक कॉपी करने का प्रयास जेएमएम ने भी किया है, जी। बहुत हद तक आम आदमी पार्टी ने भी किया है। लेकिन इस चुनाव का परिणाम, जो कि बीजेपी की लीडरशिप हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, वो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं डिमोरलाइज था। एक तरफ बात 400 पार की हो रही थी, दूसरी तरफ 240 पे मामला अटक गया। एक तरफ ये हो रहा था कि ये लोग संविधान बदल देंगे, दूसरी तरफ इनको सरकार बनाने के लिए 2 सहारों की जरूरत पड़ गई। तो उसके बाद कार्यकर्ताओं को लगा कि अब नरेंद्र मोदी अपना चार्म खोते जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हारी बाजी को भी जीतने में यकीन रखती है, और हारी बाजी को कैसे जीता जाता है। एक टाइम में आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देखे होंगे, हारी हुई बाजी जीत लेती थी, और एक समय इंडियन टीम जीती हुई बाजी लास्ट में हार जाती थी। शुरुआत बढ़िया होता था, हार जाती थी। आज के डेट में कांग्रेस की स्थिति मुझे वही दिखाई पड़ती है। हाँ, आज के डेट में इंडियन टीम वैसी है कि हारी हुई बाजी जीत लेती है, पर कांग्रेस हरियाणा में हारी, वो जीती हुई बाजी हार गई।
इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है। और जीती हुई बाजी हारने का मतलब होता है कि कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड होता है, और कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड होता है तो आप जान लीजिए कि आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जी। अगर नेक टू नेक फाइट होता है और अगर कार्यकर्ता एक्साइटेड है, मनोबल उसका ऊंचा है, तो नेक टू नेक फाइट में आपकी जीत में तब्दील हो जाती है। जी। झारखंड में यह बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया है। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी स्थिति लोकसभा चुनाव में बहुत खराब थी। बहुत खराब ऐसे में थी। सवाल उठता जी। है कि महाराष्ट्र में बीजेपी क्या कुछ कर पाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। आरएसएस के लोग ही नाराज हैं कि जिनको आप कहते थे बेईमान है, उनको आप अगले दिन पार्टी में शामिल कर लेते हैं। उनकी वजह से हमें वोट नहीं मिला, लोकसभा में हमारी खराब स्थिति रही। तो सवाल यह है कि एक फेज का चुनाव महाराष्ट्र में और 2 फेज का चुनाव झारखंड में जो होना है, उसमें बहुत चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव कांग्रेस के वर्कर्स को डिमोरलाइज किया है और बीजेपी के वर्कर्स को आप कह सकते हैं कि उनके मनोबल को ऊंचा किया। बिल्कुल, मनोबल को जरूर बूस्ट किया होगा, खासतौर पर जब लोकसभा के नतीजे आप देखेंगे। और लोकसभा में महाराष्ट्र में खासतौर पर एनडीए को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा था। पिछली बार 41 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार एनडीए ने 17 जीती, तो 23 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था। और लोकसभा नतीजों के लिहाज अगर आंकड़े देखेंगे तो वहां पर एमवीए की सरकार बनती नजर आ रही है। अगर लोकसभा के नतीजे देखेंगे तो ऐसे में हरियाणा का जो चुनाव है उसके जो नतीजे हैं वो बूस्ट करने का काम करेंगे मनोबल को, अगर महाराष्ट्र के लिहाज से देखें। और जाहिर सी बात है कि हर चुनाव अलग चुनाव होता है, मगर हाँ एक एज तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रहेगा। बाकी तो रणनीतियां महाराष्ट्र में लगातार बनी रही, बैठकों का दौर जारी है, दोनों ही घटक दलों की तरफ से भाई कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी इसको लेकर चर्चा जारी है। आगे बढ़ेंगे। कुबूल जी, एक तो जो ऐलान हुआ तारीखों को हमने आपको बता ही दिया कि भाई महाराष्ट्र में 20 तारीख को, झारखंड में 13 और 20 तारीख को, नतीजे 23 तारीख को, उपचुनाव 20 तारीख को, नतीजे सब जगह 23 तारीख को। पर यूपी का जो उपचुनाव है उस पर सबकी नज़र है। 10 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव होने हैं और जो इलेक्शन कमीशन का फिलहाल दस्तावेज हमारे सामने है उसमें एक सीट छूटी है, मिल्कीपुर, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है। अयोध्या की वो सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और वो लोकसभा सांसद हो गए। उनके बेटे का टिकट भी जारी कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। क्या चक्कर लग रहा है इसमें? निश्चित तौर पे खासतौर से आप देखें लोकसभा चुनाव में जब फैजाबाद का रिजल्ट, सीट का रिजल्ट आया था जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, और उस हार ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। खासतौर से तब जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसको लेके बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेताओं ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की। और ऐसे में अगर अयोध्या आप हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और इसके बावजूद अब वहीं उसी अयोध्या जिले की मिल्कीपुर में जहां चुनाव होने थे, जिसको लेके लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार कवायद हो रही थी, और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको ही कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी भी उस सीट पे लेके मेहनत कर रही थी, और लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की उसमें मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं है। तो निश्चित तौर पे अगर मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं है तो ये तमाम लोगों के बीच में मन में है कि आखिर मिल्कीपुर सीट का ऐलान क्यों नहीं हुआ। अब इसमें यह देखना है कि क्या जो सचिवालय है, विधानसभा सचिवालय, उसने जो सीटें उपचुनाव होनी उत्तर प्रदेश की रिक्त हुई हैं उन सीटों को भेजा था, उसमें क्या मिल्कीपुर शामिल थी? अगर नहीं तो मिल्कीपुर सीट पे चुनाव आयोग क्यों नहीं करा रहा है, ये जवाब तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिल्कीपुर चुनाव नहीं हो रहा है तो इसको लेके एक परसेप्शन की राजनीति जरूर बनेगी, और खासतौर से विपक्ष इस मुद्दे को लेके, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेके मुझे लगता है ज़्यादा आक्रामक हो सकती है। वो ये कह सकती है कि चुनाव जो है बीजेपी आरोप लगा सकती है कि वो चुनाव आयोग पर कि बीजेपी के इशारे पे ही चुनाव नहीं हो रहा। तो अभी देखना होगा कि दोनों पार्टियों के रिएक्शन क्या आते हैं, ये बहुत अहम है। तो मुझे लगता है कि मिल्कीपुर सीट का जो है उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है ये तो अब चुनाव आयोग जवाब देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर खासतौर से 22 जो उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर होना था, उन अगर 9 सीटें चुनाव हो रही हैं तो उस पर दोनों पार्टियां खासतौर से पूरी तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया है अपनी कोर कमेटी के साथ, अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन के साथ, कि हमें किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, किन पे नहीं लड़ना। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो दस्तावेज हमारे सामने है उसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का जिक्र है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर,
करहल, शीशामऊ, फूलपुर, कटेहरी, मझवा। आप देखिए इसमें 9 सीटें हैं और मिल्कीपुर नहीं है। तो अभी तक 2 तरीके के दस्तावेज हमारे सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन के और दोनों में ही मिल्कीपुर का जिक्र नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि मिल्कीपुर का जिक्र इसमें नहीं है, क्या ये कोई मिस्टेक हुई है या कोई और बात है, मगर जो दस्तावेज सामने है उसमें फिलहाल यही है। अब ये क्लियर है कि जो चुनाव आयोग ने आज अनाउंस किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 लोकसभा और 49 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने थे जी। और आज जो बाई पोल के इलेक्शन हुआ उसमें 48 विधानसभा सीटों के का जो है उपचुनाव के ऐलान किया गया है। तो यानी साफ है कि जो खास तौर से उसमें और जो दिखा रहा है कि 10 उत्तर प्रदेश की 10 सीटें रिक्त हुई, उसमें से 9 सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। यानी साफ है कि उसमें मिल्कीपुर का जिक्र नहीं है, यानी कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव नहीं हो रहा बाई पोल, बाकी सीटों पर होगा। इसका मतलब है कि भारत जो है अब जो है खासतौर से जिस तरह के एक माहौल बन रहा था, वो अपोजिशन इसको लेकर निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें मुद्दा बनाएगा, इस पर सियासत होगी और पूरा चुनाव कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द सिमटा हुआ आपको दिखेगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तो एक नैरेटिव कम से कम सामने आ गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में अब किस बात की चर्चा होने वाली है। क्यों पुष्कर जी? दरअसल मैं कबूल जी की बात से सहमत हूं कि विपक्ष तो आक्रामक होगा ही, साथ में एक बात चुनाव आयोग ने साफ की थी कि जो ये उपचुनाव होंगे वो नई विधानसभा लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट पे बनेगी। मुझे लगता है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि उसी वजह से चुनाव आयोग ने रोका होगा, क्योंकि जो नाम जाने थे वो सारे नाम गए थे कि ये सीटें रिक्त हुई हैं। और क्योंकि अवधेश प्रसाद ने शपथ भी ली थी और आपने देखा था कि जब जून में पार्लियामेंट चला था तो अवधेश प्रसाद कितना चर्चित व्यक्ति थे। तो मुझे लग रहा है ये कुछ त्रुटियां रह गई होंगी इसमें, तो हो सकता है बाद में करवाए, लेकिन 4 दिसंबर से पहले चुनाव यहां भी होने पड़ेंगे, क्योंकि 4 जून को रिक्त हुई है, उन्होंने 6 या 7 जून को इस्तीफा दे दिया था अवधेश प्रसाद ने। तो इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होने होंगे, तो वो 7 या 10 दिसंबर। तो मुझे लगता है अगर कोई त्रुटियां होती है तो बाद में भी चुनाव आयोग टाइम देके ले सकता है, या आज वो अभी क्लियर करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो मुझे लगता है उसमें वो ज़्यादा क्लियर कर देंगे कि मिल्कीपुर रोका क्यों। और ये एक और इसका जवाब जो है मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज जो भी पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं सबका इसमें मुझे लगता है कि नज़र रहेगी। और सोशल मीडिया पर देखिए इसको लेकर सवाल खड़े भी होने लगे हैं कि आखिर मिल्कीपुर को क्यों रोका गया है। उत्तर प्रदेश से वापस से जो 2 बड़े विधानसभा चुनाव हैं उन पर लौटते हैं, लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश पे अटक गए हैं हम लोग। तो झारखंड की पहले बात करते हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं। झारखंड का जो सीटें हैं वहाँ पर 81 विधानसभा सीटें जहाँ पर चुनाव होने हैं, 41 का बहुमत है फिलहाल की। अगर बात करें तो सत्तारूढ़ जो महागठबंधन है उनके पास 47 सीटें हैं, जेएमएम के पास 27, कांग्रेस के पास 18, राजद के पास 1, सीपीआईएम के पास 1। एनडीए की बात करें तो 24 सीटें भाजपा के पास हैं, आजसू के पास 3, एनसीपी एपी के पास 1 सीट है। तो ये वहाँ का करंट समीकरण है। अब चुनाव होने वाले हैं, कुछ दिनों पहले हमने तमाम तरह की राजनीतिक उठापटक झारखंड में देखी है और जिस तरीके से आप देखिए वहाँ पर हेमंत सोरेन जेल गए, फिर वो छूट के आए, दोबारा मुख्यमंत्री बने, चंपई सोरेन बने थे मुख्यमंत्री, उनको हटाया गया, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी तगड़ी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में लोग नज़र जरूर रहती, पर झारखंड भी इस समय एकदम गरमाया हुआ है पंकज जी, और अब चुनाव का ऐलान भी हो गया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं झारखंड में चीज़ें किस तरीके से बढ़ेंगी, गठबंधन किस तरीके से बढ़ेंगे, कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, चंपई सोरेन का क्या रोल होने वाला है? देखिए, चंपई सोरेन की परीक्षा तो इस चुनाव में हो जाएगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि चंपई सोरेन को बीजेपी अपने साथ लेकर के आई है। चंपई सोरेन अपने साथ हुए जो कहते हैं कि उनके साथ किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको अपमानित किया है, तो ये बात जनता के दिलो दिमाग में किस तरीके से बैठती है, क्योंकि इसका दोनों पक्ष है। एक पक्ष ये है कि हेमंत सोरेन कहेंगे हमने इनको सम्मान दिया, इन्होंने हमें धोखा दिया। चंपई सोरेन कहेंगे कि देखिए इन्होंने क्या सम्मान दिया, ये 2 दिन बाद मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो 2 दिन पहले तक तो हमें कुछ योजना की घोषणा करने देते, हमें घोषणा तक करने नहीं दिया। आखिरकार ये किस तरीके का सम्मान है? अब सवाल है कि मालिक तो जनता है, जनता तय करेगी कि आखिरकार किसकी बातों को भरोसा जनता ज्यादा करती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता
आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी को आप देख लीजिए तो लोकसभा चुनाव में हराई, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी अगर आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी हारती है तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा सरकार बनाना। इस बात को आप जान लीजिए। बीजेपी लाख प्रयास कर रही है। खबर यह भी है कि अर्जुन मुंडा भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और वो भी आदिवासियों के बड़े नेता है। हालांकि लोकसभा चुनाव वो हार गए। खबर यह भी है कि वो नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी लड़ेगी, पर होगा क्या, पार्टी हाईकमान क्या चाहता है? क्योंकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कैसे प्रहलाद पटेल को भेज दिया गया था, केंद्रीय दो बड़े नेताओं को वहां विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया गया, और उसका परिणाम हमने बहुत दूसरे तरीके से देखा। जिस मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही थी कि कांग्रेस पक्का जीतेगी, वहां कांग्रेस की करारी हार हुई। अब सवाल यह है कि क्या वही एक्सपेरिमेंट अगर झारखंड में दोहराया जाता है तो वो सफल होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए कुछ बातें बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, कुछ बातें बीजेपी के विरोध में जाती हैं। बीजेपी जब बहुत ज्यादा तोड़ मड़ोड़ करने लगती है तो बीजेपी एक्शन में दिखाई पड़ती है, पर उसका नुकसान क्या होता है? रिजल्ट में होता है। महाराष्ट्र में आपने खूब तोड़जोड़ कर लिया, परिणाम क्या हुआ? जनता नाराज हो गई। झारखंड में भी बीजेपी तोड़ मड़ोड़ करती हुई दिखी, चंपई को ले आई, परिणाम क्या होगा? ये हम लोग जब परिणाम आएगा तब मुहर लगा देंगे कि जनता ने इसको पसंद किया या नहीं पसंद किया। लेकिन बीजेपी के पक्ष में क्या चीज जाता है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के पक्ष में जाता है कि आप अक्सर देखेंगे कि झारखंड में सरकार बदलती रही। झारखंड में जब भी ये आते हैं तो अगली बार इनकी विदाई हो जाती है। तो क्या इस बार भी विदाई हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इनके पूरे सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा माहौल है। ये लाख कहते रहे कि हम विक्टिम हैं, लेकिन उस विजुअल को लोग कैसे भूल जाएंगे जिसमें अरबों रुपए का विजुअल झारखंड से ही दिखा था। एक आईएएस ऑफिसर के घर में भी करोड़ों अरबों रुपए दिखे थे। उस विजुअल को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मालिक तो जनता है। लालू प्रसाद सजा याफ्ता होते हुए भी सबसे बड़े मैजिशियन बिहार के कहे जाते हैं, सजा याफ्ता हैं लेकिन सबसे बड़े जादूगर कहे जाते हैं। तो इसलिए फैसला तो जनता करेगी। तो बहुत चीज पक्ष में है, बहुत चीज विपक्ष में है। लड़ाई जबरदस्त है। अगर लड़ाई कांटे की होगी तो रणनीति के मामले में और रिसोर्सेस के मामले में बीजेपी 20 पड़ेगी, ये आप भी जानते हैं। लेकिन लड़ाई अगर 15-20 का होगा तो ये कितने भी नेताओं को तोड़ लें, वोट तो जनता देगी ना, नेता तो जनता बनाती है ना। तो इसलिए उसका परिणाम आपको देखने को मिल जाए। चंपई ले आए और किसी को ले आए, वो परिणाम इनके पक्ष में नहीं जाएगा। अब पिछले चुनाव और इस चुनाव में और क्या अंतर है? तो पिछले चुनाव में आजसू साथ नहीं लड़ी, और जान लीजिए आजसू के साथ नहीं लड़ने से बड़ा नुकसान हुआ था। जेडीयू के साथ इन्होंने सीट शेयरिंग नहीं किया था क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। 303 सीटें जीते थे 2019 में। इस बार ऐसी गलती ये करने नहीं जा रहे हैं। ये जेडीयू को भी साथ ले रहे हैं, आजसू को भी साथ ले रहे हैं, लोजपा रामविलास को भी साथ ले रहे हैं। तो ये साथ लेकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अंदर खाने इनको पता है कि महाराष्ट्र में जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सरकार बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कम से कम झारखंड जीत लेंगे तो इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा कि हमने 2 में तो 1 प्रदेश जीता है, इसलिए आप कुछ मत बोलिए। जबकि आप इकोनॉमिक तौर पर देखें तो ये हर हाल में महाराष्ट्र भी जीतना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की हार सिर्फ राज्य के स्तर पर हार मत देखिए, आप उसको देखिए आर्थिक रूप से महाराष्ट्र जिसको मिल जाएगा वो पूरी पार्टी को फिनेंशियली मजबूत कर लेगी। इसलिए कांग्रेस अगर के पास पैसा नहीं है तो कांग्रेस के चेहरे पर अचानक आप चमक देखने लगेंगे महाराष्ट्र में जैसे ही इनकी सरकार बनेगी। इसलिए महाराष्ट्र हर हाल में जीतना बीजेपी चाहेगी, पर जनता जिताएगी तभी तो, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो बिल्कुल, महाराष्ट्र की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कहा पंकज जी कि महाराष्ट्र दोनों जगह मुश्किल है, पर बीजेपी के लिए थोड़ा आसान झारखंड है, उतनी ज्यादा मुश्किल आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है।
तो बिल्कुल, परिणाम महाराष्ट्र में जनता आप को कह रहे हैं तय मुश्किलें करता है। ज़्यादा रहने वाली हाँ, हैं, जी जाहिर हाँ। सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और महाराष्ट्र के अगर हम समीकरणों की बात करें तो 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में और 145 बहुमत का आंकड़ा है। अभी की बात करें तो 103 सीटें भाजपा के पास हैं, शिवसेना के पास 37, जो कि एकनाथ शिंदे वाला गुट है, जो कि अपने आप को असली शिवसेना कहता है। एनसीपी यानी कि अजीत पवार वाला गुट जो है उसका 39 सीटें, छोटे दल 3 हैं, निर्दलीय 13, मिलके 201 सीटें फिलहाल इस गठबंधन के पास हैं। और महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 37 सीटें कांग्रेस के पास, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास 37, और एनसीपी शरद पवार के पास 13, और कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1 और स्वतंत्र 1। ये उनका समीकरण है। मगर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देखते हैं तो उसमें समीकरण एकदम उल्टा नज़र आता है। और अब चुनाव की बारी आ गई है और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। पर्यवेक्षक भी कांग्रेस के सामने आ गए हैं। तो देखिए महाराष्ट्र पर देखिए मैं यही तो कह रहा था कि कई बार आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि आपने नेताओं को जोड़ लिया तो आपके साथ जनता भी आ जाएगी, और ये गलत फहमी की शिकार बीजेपी महाराष्ट्र में हुई है। इनफैक्ट जनता के बीच में आक्रोश था, जनता के बीच में गुस्सा था। इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना का सारा सपोर्ट बेस उद्धव ग्रुप के साथ चला गया। इन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, सारा सिंपैथी जो है वो शरद पवार के तरफ चला गया। अजीत पवार बौने दिखे, एकनाथ शिंदे बौने दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि कई बार आप जोखिम उठा लेते हैं और आपके पास रिसोर्सेज होता है, आपके पास ताकत होता है, तो आप नेताओं को तो जोड़ लेते हैं, चाहे आप डरा के जोड़ते हो या जैसे भी एल्योर करते हो, लेकिन नेता जुड़ जाते पर जनता में इसका नेगेटिव रिएक्शन होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जनता चाहती है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, वो बराबर देखना चाहती है। वो नहीं देखना चाहती है कि एक ऊपर बैठा है और एक नीचे बैठा है तो लड़ाई हो। तो जनता का सिंपैथी उनके तरफ चला जाता है जो लेवल प्लेइंग फील्ड में कहीं बराबर दिखते नहीं। इसलिए आपने देखा कि वहां इनके कार्यकर्ता नाराज थे, आरएसएस नाराज थी, इनकी प्रदेश इकाई में नाराजगी थी। जिस तरह की नाराजगी आप बिहार में प्रदेश इकाई में देखेंगे, आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तस्तरी में सजा करके सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ चुनाव 1 साल बाद होगा, पर बीजेपी प्रदेश इकाई में नाराजगी है, वही नाराजगी महाराष्ट्र में है। पर झारखंड में ऐसी बात नहीं है। झारखंड में है कि वी आर रेडी टू सिंक एंड स्विम टुगेदर। मतलब जैसे बाढ़ का माहौल होता है तो जो पार्टी होती है ना वो कहती है कि भाई आप देखेंगे एक पेड़ पे सांप भी चढ़ जाएगा, मेढक भी चढ़ जाएगा, और वो सारे लोग चले आते हैं इसलिए क्योंकि बाढ़ आई हुई। तो दरअसल ये स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी झारखंड में, क्योंकि इस बार सत्ता में आना बीजेपी के लिए जरूरी है। पर महाराष्ट्र में बीजेपी परिस्थितियों को उस अनुरूप ढाल पाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे तो लगता है वो मिरेकल होगा जैसे हरियाणा में। महाराष्ट्र बड़ा चैलेंज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, खासतौर पर जब लोकसभा के नतीजे हम देखते हैं। कबूल जी, महाराष्ट्र की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? अभी जब हमने लोकसभा के नतीजे देखे तो उसमें मराठा आरक्षण का उसका जो आंदोलन था उसका बड़ा असर देखा गया नतीजों में। देखिए सौरभ जी, महाराष्ट्र में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उद्भव से लेके आज तक की जो स्थिति में देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी तब तक राइज की है जब तक उसकी राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी रही। जी 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में अब तक इतिहास में कामयाब रही है तो 2014 का विधानसभा चुनाव है, जब वो शिवसेना से अलग होकर चुनाव अकेले लड़ी थी तो उस वक्त उसके सबसे ज़्यादा सीटें आई थी। और उसके बाद से अगर आप देखें तो बीजेपी का स्तर, क्योंकि 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई, आने के बाद जो अपना उसका मूल वोट बैंक था ओबीसी, उससे छिटक के उसने मराठों पे फोकस करना शुरू कर दिया। जब वो मराठों पे फोकस करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जो खासतौर से जो बीजेपी की ओबीसी लीडरशिप थी वो राजनीतिक हाशिए पे चली गई, और जिन लोगों के साथ मिलकर बीजेपी ने एक मजबूत समीकरण बनाया था वो थोड़ा सा बिखरने लगा। तो खासतौर से जो बीजेपी का लॉयल वोट था महाराष्ट्र की राजनीति में वो ओबीसी वोटर रहा है।
उसकी निराशा उसका होना वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यही चीज़ हुआ। आपके पास कोई ऐसा ओबीसी नेता नहीं था महाराष्ट्र की राजनीति में जो आपको वहाँ पे आपको मजबूत कर सके। आपने सारी चीज़ें जो तमाम दूसरे दलों में मराठे थे, जिसका बात अभी पंकज जी कह रहे थे कि आपने शिवसेना तो तोड़ दिया, आपने अजित पवार को तोड़ दिया। दरअसल बीजेपी उन्हीं मराठों, आप देखिए चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या अजित पवार हों, दोनों मराठा समुदाय से आते हैं। आपने मराठा शिवसेना आपसे गई, उद्धव ठाकरे आपसे गए अलग, तो आपने एक तरह से मराठा राजनीति के जरिए उसकी भरपाई करने के लिए आपने क्या किया कि एकनाथ शिंदे को ले आए, दूसरी तरफ आप अजित पवार को ले आए। जो वहाँ की दोनों रीजनल पार्टियां थीं, आपने दोनों को डैमेज कर दिया। और उसका जो असर पड़ा ये हुआ कि खासतौर से आप देखें लोकसभा चुनाव में, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार तो एकदम फेल रहे, एकनाथ शिंदे तो थोड़ा बहुत अपने नतीजे लाने में बेहतर रहे। बीजेपी जिन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करती रही है, चाहे वो विदर्भ का इलाका रहा हो या पश्चिम महाराष्ट्र रहा हो या मराठवाड़ा, इन इलाकों में जो खासतौर से पश्चिम महाराष्ट्र है, जो कि अजित पवार का गढ़ है, वहां पे बहुत बड़ा झटका लगा है। अजित पवार के खाते में सिर्फ एक सीट गई। और दूसरी तरफ आप देखिए जो विदर्भ का इलाका है वो खासतौर से दलित और ओबीसी राजनीति का केंद्र रहा है। इन इलाकों में बीजेपी बुरी तरह से हार हुई। और ये विदर्भ का इलाका इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विदर्भ एक ऐसा इलाका रहा है जहां पे बेहतरीन क्लास के, आप देखिए नागपुर वहीं से है देवेंद्र फडणवीस वहीं से आते हैं, पंकजा मुंडे वहीं से आती हैं। तो आपके पास एक अच्छी लीडरशिप विदर्भ के इलाके में रही है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने उस इलाके को बेहतर नहीं कर सके, उसको मजबूती से अपने साथ जोड़ नहीं सके। इसीलिए पीएम मोदी ने इस बार महाराष्ट्र चुनाव के अभियान की शुरुआत विदर्भ से किया। अमित शाह ने भी गए तो अमित शाह ने जाके सबसे पहले विदर्भ में डेरा जमाया, वहां की चीजों को समझा। तो मुझे लगता है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के झटके के बाद थोड़ा सा ओबीसी वोटों पे फिर से फोकस की है। उसको इस बात की महसूस हो गई थी कि जो खासतौर से उसका जो जाति समीकरण रहा, जो बीजेपी का वहां मजबूती का आधार रहा है, वो खिसक गया है। इसीलिए आप देखें जो एमएलसी बनाने के रहा लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, चाहे वो पंकजा मुंडे हों या और दूसरे नेता, तो ओबीसी नेताओं को ज़्यादा अहमियत दी गई कि बीजेपी ओबीसी नेताओं को जोड़ सके, एक बात। दूसरी तरफ आप देखिए कि वहाँ पे खास तौर से जो अभी अगर आज की तारीख में देखें जाति समीकरण के लिहाज से या जो 2000 लोकसभा चुनाव के नतीजे के हिसाब से, तो वहाँ पे जो स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के पक्ष में इसलिए दिख रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में वहाँ इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा। कांग्रेस 1 सीट से बढ़ के 13 सीटों पर पहुंच जाती है वहाँ पे। दूसरा शरद पवार 7 सीटें जीतने में कामयाब रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है 18 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं उद्धव ठाकरे और घट के महज 9 सीटों पे आ जाते हैं। तो उद्धव ठाकरे का जो बेहतर प्रदर्शन रहा वो नहीं रहा। इसीलिए कांग्रेस जो है इस बार वहां के चुनाव में वो कह रही है कि भले ही हमको सीएम का पद, अभी सीएम का चेहरा न घोषित किया जाए, लेकिन सीटें हमें ज़्यादा दी जाएं क्योंकि हमने कम सीटों पे चुनाव लड़के लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। दूसरा, एक महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पे मराठी अस्मिता भी बहुत अहमियत रखती है। गुजरात बनाम महाराष्ट्र का भी एक रहा है। गुजरात एक तरह से एक दौर में महाराष्ट्र से अलग होके ही गुजरात बना है, तो एक तरह से वो भी एक बड़ी चैलेंजिंग रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसको दिल्ली से डील किया जा रहा है। उनका इशारा कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ होता है, आरोप लगाते हैं। ऐसे में उनको वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस हो। लेकिन दूसरी तरफ जो खासतौर से शिवसेना रही है, जो मैं जिस बात उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ शिवसेना की, उसका ग्राफ थोड़ा सा, क्योंकि अपनी विचारधारा समझौता करके वो 2017 के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ गई है, उसके जाने से उसकी जो खास तौर से जो उसका कैडर रहा उसमें बिखरा हुआ। इसीलिए एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर रहा है अजित पवार की तुलना में, और बीजेपी की तुलना में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी और अजित पवार की पार्टी से बेहतर रहा है, इसलिए बात करते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया कि अगर असली एनसीपी जो है वो अजित पवार की नहीं शरद पवार की है। तो इस तरह से कांग्रेस के साथ जो वोट बिखरा था, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो या दलित वोट, खासतौर से दलित वोट, संविधान और आरक्षण का मुद्दा, उस वहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति में दलित वोटर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मुझे लगता है वो 12% से आसपास 14% दलित वोटर है, लेकिन बहुत अहम वोटर है। उनको अभी विश्वास कांग्रेस की तरफ लौटा था। लेकिन खासतौर से इसी बीच हरियाणा का चुनाव होता है। हरियाणा का चुनाव में पूरा माहौल ऐसा लगता है कि कांग्रेस वो चुनाव जीत रही है, लेकिन उस जीती बाजी जब निकल जाती है हाथ से, थोड़ा सा कांग्रेस का मनोबल निश्चित तौर पर हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र की, हरियाणा की हार ने कांग्रेस को एक सबक दिया है।
समय से वहां पे आप देखिए कि अब उन्होंने एक जो आज पर्यवेक्षकों की टीम बनाई है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों तुलना करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह के नेताओं को लगाया गया है, यानी कि कांग्रेस महाराष्ट्र को लेके किसी तरह का कोई राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहां वो फुल चार्ज होकर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो 30 सीटें हमने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया है उससे कर दे, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन जिन राज्यों में बेहतर रहा है उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में उसके नतीजे असेंबली के खिलाफ आए हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र को लेके है, महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर कांग्रेस का थोड़ा मनोबल वो हुआ है, लेकिन समीकरण कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं। बिल्कुल देखने वाला होगा कि महाराष्ट्र में हरियाणा वाला मामला रिपीट होता है या वहां पर खेल पलटता है, सबकी नज़र इस पर बनेगी। इसके बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, वापस से लौटते हैं उपचुनाव पर। 10 में से 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया। पुष्कर जी, ये जो उपचुनाव हैं 9 सीटों पर फिलहाल ऐलान हुआ है, 1 सीट मिल्कीपुर अभी बाकी है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ अपील की गई है उसको लेकर चुनाव आयोग में, इसलिए उसको रोका गया है, कोई याचिका लगाई गई है वहाँ पर। उसके बारे में विस्तार से बाद में आपको बताएंगे। कितना बड़ा है ये उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 अभी साल बाकी हैं उस चुनाव में, मगर इसको एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कितना बड़ा उपचुनाव है ये? देखिए, बड़ा बहुत है। इसको सेमीफाइनल के तौर पर जो कुछ एनालिस्ट लोग होते हैं वो भी कह रहे हैं, क्योंकि ये मीरापुर पश्चिम से लेके मझवा पूरब के लास्ट सीट आप देख लीजिए तो वहाँ तक चुनाव है। बीच में मिल्कीपुर था, जो अयोध्या आपने देखा कि 2024 4 जून को नतीजों के बाद से वो सबसे हॉट सीट बन गई थी जी। और ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी ने अपना पूरा टॉप शॉट उतार दिया है। 2 सीटों पे मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी लिए हैं, दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीट दी गई हैं, संगठन मंत्री को दी गई है जिम्मेदारी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो अभी तक निकल के आ रहा है कि बीजेपी ने अब की फिर तय किया है कि वो 1 सीट आरएलडी को देने को तैयार है। और अभी वो निषाद पार्टी को ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन संजय निषाद दिल्ली भी आए हैं, अमित शाह से टाइम भी मांगा है, लेकिन वो अब समझौता करने के मूड में नहीं है। ये दरअसल इसको एक तरीके से देखा जा रहा है, इस नतीजे आने के बाद बीजेपी में बहुत कुछ चेंज होने की संभावना हर तरीके से देखी जा रही है कि कैबिनेट भी रिशफल हो सकता है। संगठन की जो भूपेंद्र चौधरी बने हैं उनकी नई टीम ही गठन कायदे से नहीं हो पाया था, तो बीजेपी में चर्निंग ज़्यादा है। और बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो 2024 में उसको झटका लगा है वो शायद इससे वो मुकाबला जनता में, जो एक अभी पंकज जी जब बात कर रहे थे कि जो जनता में एक मैसेज चला जाता है उसको ठीक करने के लिए बीजेपी के पास 27 से पहले ये आखिरी मौका होगा। जी बिल्कुल। और जो चुनाव को लेकर चर्चा है कि भाई मिल्कीपुर की घोषणा क्यों नहीं की गई है, उसमें एक बात ये भी आ रही कि जो मिल्कीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, उन्होंने 2022 में जब चुनाव जीते थे तो सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर रखी है जो कि लंबित है। और फॉर्म भरते वक्त शपथ से जुड़ा कोई मामला इसमें अतिरिक्त बताया जा रहा है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी हमारे तक सामने आएगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। शुरू में हमने एक गलती से आपको बता दिया था कि मतदान उपचुनाव में 20 तारीख को होना है, मतदान उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। बाकी चुनाव में क्या होता है ये तो सौरभ भाई एक चीज मैं बोल दूं कि खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पे अब चुनाव है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है सेमीफाइनल है, ये चुनाव के नतीजे से सत्ता पे, सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सत्ता का खेल कोई बिगड़ने नहीं जा रहा, ना सत्ता इससे बदल रही है और ना ही सत्ता कोई बन रही है। इस चुनाव से एक माहौल तो है, खासतौर से 2024 का लोकसभा जो चुनाव चुनाव हुए हैं, जो उसके नतीजे आए हैं, उससे समाजवादी पार्टी का बूस्टर जो है हाई है, भाजपा थोड़ा सा डिमोलाइज है। अब ये है कि ये नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में ये दिखाई जा रहा है एक नैरेटिव समाजवादी पार्टी की 2027 में सपा की सरकार आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में जो 9 सीटों पे चुनाव है, अगर इसके प्रदर्शन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इसमें से 9 में से 4 विधायक सपा के थे, 3 विधायक बीजेपी के हैं, 1 विधायक आरएलडी का है और एक विधायक जो है वो
कहीं निषाद पार्टी का है। तो ऐसे में कोशिश है कि अगर समाजवादी पार्टी 4 सीटें अपनी बचा ले जाती है तो निश्चित तौर पे, और उत्तर प्रदेश में विपक्ष रहते 4 बचा ले जाती है तो उसके लिए बहुत उपलब्धि है। अगर वो 4 से बढ़ के कहीं 6 और 5 हो गई तो ये बीजेपी के लिए, क्योंकि आप देखिए 2022 के चुनाव के बाद से जो भी चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को झटके लग रहे हैं। आपने अभी घोसी की सीट आप हार गए हैं, सत्ता में रहते हुए जो चुनाव हुआ, तो वहां से दारा सिंह चौहान को वो समाजवादी पार्टी से विधायक बने और भाजपा से चुनाव लड़े और हार गए। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक झटका था। इससे पहले आप जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक सीट थी, वहां से आप हार गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये अगर माहौल बनता है, एक बात पुष्कर भाई और कह रहे थे, क्योंकि इससे चुनाव से बहुत लोगों के राजनीतिक भविष्य बनना और बिगड़ना है। सत्ता का खेल नहीं नहीं बदलना, बहुत सारी चीजें, कैबिनेट रिशफल की बात, मतलब वही बात ना, मेरा वही कहना, अगर कोई मंत्री हटता है तो कोई मंत्री आएगा, तो किसी नेता का भविष्य बनना भी है, किसी नेता का बिगड़ना भी है। तो ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं इस पे भी टिका हुआ है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, मतलब जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष की होनी है, तो बहुत सारी चीजें तो मतलब है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से माहौल बनाया है, उसको बरकरार रखने के लिए ये चुनाव बीजेपी के लिए जितना अहम है उससे कम अहम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी बहुत स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, लड़ने की स्ट्रेटजी बना रही है। और वो कांग्रेस को भी जो है, अपने अलायंस को भी सीटें ऐसा नहीं देना चाहती कि वो सीटें दे दें और लूज कर जाए। तो इसीलिए बहुत फूक कदम दोनों अलायंस रख रहे हैं। बीजेपी भी अपने अलायंस पे ज़्यादा भरोसा करने के बजाय अपने ऊपर खुद भरोसा कर रही है। दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी अपने ऊपर भरोसा कर रही है और सपा भी कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सपा और भाजपा के लिए कितना अहमियत का चुनाव है। बिल्कुल, सभी चुनाव अहम होते हैं, खासतौर पर जो वहाँ के लड़ने वाले प्रत्याशी उनके लिए, फिर उनकी पार्टियों के लिए, क्योंकि उसी से उनका भविष्य तय होता है, नैरेटिव तय होता है। और हमारी नज़र भी लगातार चुनाव पर बनी रहेगी। अभी मतदान की तारीख आ गई है, हम ग्राउंड पर भी जाएंगे, वहाँ से भी हाल आपको बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।